तो सुनता ही नहीं। आपका यहाँ पे बाटी प्लीज। हाँ आप भी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आपसे रूबरू पहली बार हो रहा हूँ। मेरा नाम विवेक काश्यप है। ये तो होस्ट, लेकिन परिचय अपना दे दूं। मैं चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। आप कुमुद जी को जानते होंगे, तो आई वर्क विथ हिम ओनली। और मुझे बहुत खुशी है आज कि आज हमारे साथ पल्लवी जी हैं और नीतीश जी हमारे साथ हैं। और आज हम लोग जीएसटी के बारे में बात करेंगे। इस पाठशाला तो नहीं बोलूँगा, इस ज्ञानशाला में आप सबका बहुत स्वागत है। और इस शनिवार में आप समय निकाल करके आप यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत है। हम जब बिजनेस करते हैं ना, तो दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सेल्स इंपॉर्टेंट होता है और नॉन सेल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। तो जो बैक ऑफिस होता है ना, बैक ऑफिस में रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, नॉन सेल्स हो गया, जो कायदे कानून है, और उसी का एक पार्ट हमारा जीएसटी भी है। और जब तक हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, शायद हमें बाद में अपने बिजनेस को बढ़ाने में, समझने में उसमें परेशानी है। तो मैं नीतीश जी उस विषय में उसके विशेषज्ञ हैं, करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हार्टी वेलकम टू आवर हब। And I have every hope that by the end of this session, I mean, there will be free flow of nuggets of wisdom, and हम सारे लोग मिल करके उसको सीखेंगे और समझेंगे। और I have every hope that it will be very interesting and interactive session. पल्लवी जी को आप जानते ही होंगे, आपका पहले भी यहाँ पे सेशन हो चुका है। तो हम लोग इसको आनंद कोई समय बताए। The floor is yours. Thank you, Vivek sir. Respected Vivek sir, Pallavi ma'am, or respected all the person who are attended here. तो आज हम लोग जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जैसे ही अपनी कंपनी, जो भी स्ट्रक्चर हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, जैसे ही आपने इस्टेब्लिश किया होगा, तो सबसे पहले आप गए होंगे बैंक अकाउंट ओपन करवाने के। और बैंक वालों ने पूछा होगा कि जीएसटी नंबर लिए कि नहीं, ताकि आप स्टार्टअप में हैं तो उससे पहले भी आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। तो जीएसटी से आपसे पहली मतलब जो क्वेरी आती है आपको कि रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, तो हम लोगों का आज का जो थीम है उसमें एक रजिस्ट्रेशन वाला भी पार्ट है। तो आप, हालांकि रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों का हो चुका होगा और कुछ लोग करवाए होंगे, तो कुछ डिफिकल्टीज जो होंगे फेस किए होंगे, तो हम लोग थोड़ी बहुत उस पर भी डिस्कशन कर करके चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का होगा कि एक स्टार्टअप तो हो गया, तो हमारे माइंड में तो बहुत सारा विजन था, तो कुछ और भी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर करके चलेगी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ही थोड़ा सा हाँ पीपीटी। कंटेंट तो बहुत है सर, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन है या आईटीसी है और कुछ पेनाल्टीज वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अपने आप में बहुत बहुत सारी मतलब बड़े बड़े टॉपिक हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको आसान वर्ड में और नीचे से हम लोग उसको सीख कर करके चलते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जो होती है सर वो पैन बेस्ड होती है। आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखा होगा, तो आगे स्टेट कोड लगे हुए थे और उसके बाद आपका पैन नंबर रहता है। तो पैन बेस्ड इंडिया में चलती है आपका रजिस्ट्रेशन, और ये आपको स्टेट टू स्टेट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
दैट मीन्स ऐसे सेंट्रलाइज बेस्ड नहीं है कि एक बार जैसे आपके पास सीन नंबर आ जाते हैं कंपनी के केस में, तो ऐसे नहीं होती है। आपको अगर डिफरेंट स्टेट में वर्क करनी है देन यू नीड टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज। आपको स्टेट वाइज जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो एक ही स्टेट में बैठे बैठे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका जो टैक्सेशन का चार्जेज होगा, जो टैक्सेशन होता है वो CGST SGST की जगह पे IGST लग कर करके चलता है। तो सर्विस के केस में तो आपका काम चल जाएगा, सामने वाले को परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाउ एवर समटाइम्स आपके सर्विसेज के भी केस में गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकली जब आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज करते हैं तो उस केस में आपका गुड्स अवेलेबल होगा उस स्टेट में, आप बैठे होंगे किसी और स्टेट में, तो आपको उस स्टेट की भी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आप प्योरली सर्विस में हैं तब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी एक भी स्टेट में जीएसटी नंबर लेकर के काम कर सकते हैं। फिर होता है कि कभी कभी आप दूसरे स्टेट में वर्क कर रहे हैं लेकिन कुछ गवर्नमेंट टेंडर वर्क निकलते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि उस स्टेट का जीएसटी नंबर होना चाहिए, तो उस सरकमस्टांसेस में आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का आपको जीएसटी वगैरह लेने की जरूरत पड़ कर करके चलेगी। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज सीखा है कि आपको जीएसटी जो है वो स्टेट वाइज लेनी पड़ेगी, सेंट्रलाइज नहीं होती है। बिहार में लिए हैं, ऐसा नहीं है कि कल होकर के झारखंड में काम करेंगे तो यहीं से काम चल जाएगी। आपको पर्टिकुलरली झारखंड स्टेट का भी जीएसटी नंबर लेकर करके चलना पड़ेगा। हाँ, प्योरली सर्विस में तो काम चल सकता है, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है उनके पास सारे स्टेट के जीएसटी नंबर होकर करके चलते हैं। अब उनको भी लेनी पड़ती है, उनको भी लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने कंपनी बनाई, चाहे स्ट्रक्चर कोई भी हो, जनरली वर्ड हम लोगों के आ जाता है कंपनी स्ट्रक्चर, चाहे आपका प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो या पार्टनरशिप हो। तो ऐसे नहीं है कि कंपनी बनाई तो जीएसटी नंबर लेना ही लेना है। गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा रखी है कि गुड्स में अगर डील करते हैं तो अगर आपका 40 लाख से एक्सीड करता है टर्नओवर, मतलब जिसको आप सेल बोलते हैं, कि अगर सेल 40 लाख से एक्सीड कर रहा है तब आपको जीएसटी लेने की जरूरत है। अगर 40 लाख से कम है तो जीएसटी लेने के लिए आपको गवर्नमेंट आपको नहीं बोल सकती है कि नहीं नहीं जीएसटी नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, यानी उसके अंदर लेते हैं। दैट मीन्स आप वॉलेंट्री बेसिस पे लेकर करके चलते हैं। दैट मीन्स मैंडेटरी तब होती है जब आपकी टर्नओवर जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको एक्सीड कर करके चलती है। तो आप गुड्स के केस में 40 लाख और सर्विस के केस में 20 लाख इसकी लिमिट है। अच्छा, लेकिन ये वही है क्या जो हाँ फर्स्ट लाइन? हाँ, लेकिन हिली एरियाज के लिए जहाँ पे थोड़ा सा सेल वगैरह कम होते हैं तो गवर्नमेंट ने लिमिट आधी आधी कर रखी है, मतलब सर्विस के केस में 10 लाख और गुड्स के केस में 20 लाख। हिली एरियाज को उन्होंने नोटिफाइड कर रखा है, 4-5 स्टेट है तो वहाँ पे मेंशन है, यानी उस स्टेट में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो जो लिमिट होती है वो आधी होकर करके चलती है, जो जो कि वहाँ पे आपको मेंशन भी। कुछ एक मतलब बिजनेस होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने 100 मतलब मैंडेटरी नहीं कर रखा है कि नहीं नहीं आपको जीएसटी लेना है। जैसे आप एग्रीकल्चर में रॉ मतलब एग्रीकल्चर में भी बहुत तरीके के होते हैं, मतलब ये मत समझ जाइएगा कि प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड तो हमको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो इन सबों को जीएसटी, ऐसा ना हो कि बड़े बड़े किसान होते हैं 2 करोड़ का अनाज बेच देते हैं तो उनको भी जीएसटी नंबर दिलवा दीजिए, तो फिर ऐसे में सरकार हिल जाएगी, सारे हरियाणा वाले वो ट्रैक्टर लेके पहुंच जाएंगे तो उन लोगों को उन्होंने मना कर रखा है। हाँ, अगर आप उनकी प्रोसेसिंग कर करके बेच रहे हैं, जैसे आप धान को चावल बना करके बेच रहे हैं, या मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है उनको चेंज कर करके बेच रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की डिफिनीशन में आ जाती है, तो फिर वो सब पे आपको जीएसटी लगा कर करके चलेंगे। और कुछ एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई होते हैं, नॉन टैक्सेबल होते हैं, बहुत सारे होंगे जो आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं होगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर करके चलेंगे। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सब वैसे होते हैं जो टेम्पररी कुछ दिन के लिए जीएसटी नंबर लेते हैं, इंडिया में आते हैं। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट का होता है कि जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना कुछ प्रोड्यूस गुड्स वगैरह या अपनी मशीनरी वगैरह को वहाँ पे रखते हैं, तो उन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट जो होता है वो टेम्पररी वगैरह दे करके चलती है, तो ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी होती है। यहाँ पे देखेंगे कंपलसरी वाला,
यहाँ पे कंपलसरी में कि कुछ एक चीजें होती है जिसमें मैंडेटरी है, मतलब आपको लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे आपकी लिमिट 20 लाख को एक्सीड कर रही है या 40 लाख को एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। तो पहले जो था इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, मतलब आप बिहार में बैठे बैठे आप हरियाणा या बंगाल या कहीं पे भी आप अपनी सर्विसेज या गुड्स को भेज रहे हैं तो इंटर स्टेट में आती है, तो इसमें आपको जीएसटी नंबर आपको लेना मैंडेटरी था पहले। लेकिन एक आध साल पहले गवर्नमेंट ने इसमें भी लिमिट लगा रखी है, मतलब पहले अगर आपका टर्नओवर 0 है लेकिन आपका सेल झारखंड या बंगाल या कहीं दूसरे स्टेट में हो रहा है, यानी इंटर स्टेट हो गया, 1 रुपया का भी टर्नओवर है तो जीएसटी मैंडेटरी हो जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा चेंज लाया और इसमें भी वो लिमिट लगा कर करके चली है, मतलब जहाँ पे 40 लाख है वहां पे 40 लाख, जहाँ पे 20 लाख है वहां पे 20 लाख वाला केस यहाँ पे भी लग कर करके चलता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो जीएसटी पहले मैंडेटरी थी, लेकिन आज की डेट में आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होकर करके चलेगा। इसमें और भी है ई कॉमर्स ऑपरेटर वगैरह जिनको मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी नंबर लेना। ई कॉमर्स ऑपरेटर आप लोग जानते हैं, जितना पे भी आपको अमेजोन से लेकर करके ये सब है, तो जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको जीएसटी नंबर लेना है, उन पे लिमिट 40 लाख 20 लाख वाली लिमिट नहीं लग कर करके चलती है। मतलब उनके केस में क्या चलेगा? उनके केस में सर 1 रुपया भी आपकी टर्नओवर है तो आपको लेनी पड़ेगी, दैट मीन मैंडेटरी हो गई। मतलब ई कॉमर्स का जो भी साइट होगा उसके हाँ लिए। जी, हाँ जी। और हमारे केस में अगर हमारा 40 लाख का है तो 20 लाख बिहार में सप्लाई कर सकते हैं, 20 लाख बिहार में भी कर सकते 20 हैं। लाख तो मतलब 40 लाख हाँ, कर रहे हैं, हाँ कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, जरूरी नहीं, इंटर स्टेट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। तो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं बस। कहीं ना कहीं आप यूज तो कर ही रहे होंगे ना, किसी का अगर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे तब तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है। लेकिन वो काटते हैं टीडीएस और टीसीएस जीएसटी में भी, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी सेक्शन 51 और 52 में है। तो वो आपको बोलते हैं कि आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, तो आपसे वो मैंडेटरी करवा देते हैं, तो वो आपको मैंडेटरी करवाते हैं। हालांकि अगर उस प्लेटफॉर्म को आप यूज ना करें तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है नहीं। जैसे आप वही सामान को आप अगर नीचे यहाँ पे बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जैसा ही ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन वगैरह स्मूथली कर सके इसलिए बोलते हैं, बाकी लॉ आपको कुछ ऐसा नहीं बताता। फ्रीलांस बेस पे कोई काम कर रहा है, आपका अपना अगर प्लेटफॉर्म क्रिएटेड है, जैसे अमेजोन का अपना प्लेटफॉर्म क्रिएटेड है, आपका अपना ऐप क्रिएटेड है जिससे कि आप ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर करें, तब वहां पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, वहां पे मैंडेटरी है। देखो ना, प्रोसीजर थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोगों का मैक्सिमम का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, लेकिन भविष्य में फ्यूचर में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं आपको देख रहे थे जैसे यहाँ मैंने बिहार से करवाए, हम्म, वो ऑल इंडिया काम करे, नहीं नहीं, वो स्टेट वाइज अगर आप सर्विस में हैं तो काम चल जाएगा। सर्विस की बात। हाँ, सर्विस में है तो काम चल जाएगी। जैसे आप हरियाणा का किसी पर्सन को आप यहीं से बैठे बैठे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में काम चल जाएगी, लेकिन गुड्स के केस में सर्विस की काम चल जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर्टिकुलरली कोई टेंडर वगैरह लेंगे गवर्नमेंट को तो फिर वो मैंडेटरी करती है कि आपको यहाँ का जीएसटी नंबर होना चाहिए। नहीं, कोई भी अगर सर्विस दे रहा है, हाँ, सर्विस के केस में काम चल जाता है, गुड्स के केस में आपको एक तरीके से मैंडेटरी हो जाती है। तो सर काम चलना है तो कब तक चल सकता है ये? हमेशा के लिए चलेगा। इसमें बैठे के तो आउट ऑफ बिहार की बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल करते हैं एप्लीकेशन हमारे, तो हम मतलब चल सकता है। हाँ चल चल हाँ सर, जैसे बिहार का जीएसटी लिए हुए हैं, अगर अदर स्टेट में आईटी सर्विसेज अगर हमको गवर्नमेंट के टेंडर में डालना है तो उसके लिए वही स्टेट का जीएसटी चाहिए या फिर? वो सर वो गवर्नमेंट अपनी टेंडर में निकालेगी तो वो अपना रिक्वायरमेंट रख करके चलेगी, एलिजिबिलिटी रखेगी कि आप यहाँ का रजिस्टर्ड हैं या आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अपना रिक्वायरमेंट रख करके। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टेंडर। प्रोडक्ट बेस पे यूज कर, जैसे कि अगर हम एक्सटेंड करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो उस स्टेट का फिर जीएसटी
हाँ उस स्टेट का जीएसटी और सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जो बुक्स हो गया कुछ भी चीजें, अगर वो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए फिर जीएसटी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो बिहार से भेजते हैं, हाँ बिहार तो से। आप कुरियर करवाते होंगे, तो आप काम आपका चल जाएगा। स्पेसिफिकली उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है जो ट्रेडिंग वगैरह में काम करते हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत होगा, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में भी काम चल जाता है, लेकिन आपको आप कितना दिन आप कोशिश कीजिएगा कि वो गुड्स अगर वहीं पे सस्ता में मिल रहा है तो वहीं से खरीद करके वहीं बिल टू शिप टू मॉडल जिसको बोलते हैं वो करवा दें, तो आपके लिए ही वो आसान लगेगा, तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली लेना ही पड़ेगा, वो वाली हालत है। ये तो उस केस में ना होता है कि जैसे सपोज करिए कि हमारा जैसे गोडाउन वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ से भी हम माल बेच रहे हैं, वहां से भी मटेरियल को सप्लाई यहाँ से बेच रहे हैं, तब तो यहाँ से तो हम भेज कहीं भी सकते हैं, यहाँ से भेज कहीं भी सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि अगर वहां से ट्रांसपोर्टेशन करके अगर कहीं दूसरे जगह भेजना होगा तब तो हमको उस स्टेट का जीएसटी चाहिए। वहां पे सर आप गोडाउन ओपन कर ही नहीं सकते जब तक जीएसटी ना होगा नहीं। तो आप ही समझिए कि एक गुड्स है आप यहाँ से भेज रहे हैं हरियाणा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी हो जाएगी कि आपका गुड्स हो जाएगा वो बहुत कॉस्टली होकर करके चलेगा, तो उतना वो फिजिबल उसके लिए भी नहीं होगा कि आपके यहाँ से गुड्स चाहिए। तो वो जो लॉ बनाया गया है वो सारी चीजों को सोच समझ कर करके ही बनाया गया है, तो वो वाला केस में सर्विस के केस में कोई नहीं है, एक जगह बैठे बैठे आप पूरे इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कीजिए, CGST SGST की जगह पे IGST चार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। स्पेसिफिकली जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट गुड्स की हो जाती है वहां पे आपको फिर स्टेट वाइज लेकर करके चलना पड़ता है। IGST वो इम्प्लीकेशन होता है, मतलब सेम, हाँ सेम स्टेट से दूसरे स्टेट अगर करते हैं तो IGST लग जाता सर्विस के केस में। हाँ सर, टैक्सिंग कर रही है एक स्टेट में, अब जैसे दूसरे स्टेट में अगर वो लोग बेचना है तो अपना भी स्टेट का लगेगा और CGST है। दूसरे स्टेट में भेजेगा तो IGST, अगर उस स्टेट का आपके पास GST नंबर है तो फिर उस स्टेट के आप अपना, अगर नहीं है तो IGST लगाइए। IGST उसमें क्या अलग जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो आपका जो गुड्स रहेगा वो कॉस्टली दूसरे स्टेट में पहुंचेगा ना, तो आप सोचिएगा कि हमारा वहां पे भी वहीं से वहीं हम प्रोवाइड करा दें। एक सर सवाल ये है कि 40 लाख रुपए का जो आपने बैरियर बताया, जी जी, तो हम लोग का जो स्टार्टअप है हम लोग B2B में काम करते हैं, तो हर B2B में है कि आपको उससे मतलब नहीं है, हमको GST चाहिए, इस तरीके का वो प्रोविजन रख देते हैं शुरू में। नहीं B2B में क्या होता है सर कि सामने वाले को अगर आप इनपुट नहीं दीजिएगा तो आपका गुड्स उसको महंगा पड़ जाएगा, तो आपके लिए मतलब एक तरीके से मजबूरी हो जाएगी कि GST नंबर ले ही ले, नहीं तो आपसे वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। उन्होंने लिया भी इसी वजह से। हाँ, तो वो इंटरेस्टेड रहेगा ही नहीं, क्योंकि 10 रुपए का गुड्स होगा, 8 रुपए का आपका वैल्यू होगा, 2 रुपया लेट से उसमें GST लगी है तो उसको 8 ही रुपया पड़ेगा, 2 रुपया की इनपुट मिल जाएगी, तो फिर वो आपसे 10 रुपया में क्यों खरीदेगा जब दूसरे के यहाँ से वो 8 रुपया में अवेलेबल है। तो आपकी मजबूरी हो जाती है, जब भी आप B2B में सेल करते हैं तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि GST नंबर लें, भले ही वो टर्नओवर जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उसको एक्सीड कर रही है, आपकी नहीं कर रही। सरकार का ये प्रावधान तो एक तरीके से गलत है ना, कि मान लीजिए कि वो 40 लाख बैरियर पे, और दूसरी ओर वो कहती है कि ये हम नहीं, वो तो अब लॉ मेकर समझेंगे सर, हम सब तो नहीं ठीक है, लॉ सही ही हो ये तो नहीं है ना। हाँ, लॉ की अभी है क्या सर कि लॉ की कमियों पे भी फोकस करने की आवश्यकता है। हम सब सजेशन देते रहते हैं, बाकी जितनी भी हम सब के इंस्टीट्यूट ICI होगी, आपने 40 का बैरियर तय कर लिया और फिर आप ये टैक्स जीरो कर दो, नोटिस। तो है क्या कि जैसे आपको गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटी दे रही है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा आना चाहिए, तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो यहीं से आएगा। तो मोह माया घूम करके वहीं पहुंचती कहाँ से आएगा? थोड़ा सा प्रोसीजर पे आ जाते हैं, तो जैसे ही आप GST में रजिस्ट्रेशन में पेपर अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह वो लगाते हैं। बिहार में स्पेसिफिकली आती है जो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वहां से रिलेटेड क्वेरी आती है। आप बनाते हैं रेंट एग्रीमेंट जा करके छज्जू बाग में या कहीं पे भी आपने बनवा लिया, आपको बन कर करके मिल गया, ना नीचे साइन है ना कुछ, तो प्रॉपरली जब भी रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाए या कोई भी बनाए तो प्रॉपरली स्टाम्प्ड होनी चाहिए, जो आपका विटनेस है उसकी साइन, प्रॉपर एड्रेस
और अब तो पैन नंबर भी मांग देता है कि पैन या आधार नंबर मेंशन कर लीजिए, सो दैट कल होकर के अगर आइडेंटिफाई करना हो तो हम विटनेस को भी आइडेंटिफाई कर करके चले। तो ये चीज आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे रेंट एग्रीमेंट हो या कोई भी आप स्टाम्प पेपर पे डॉक्यूमेंट बना कर करके चल रहे हैं। बहुत सारा देखिएगा रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, नीचे साइन किया हुआ है एडवोकेट का जो नोटराइज करते हैं, उसके बाद और कोई नाम आपको देखने को नहीं मिलता। तो आप लगाएंगे, आपको रिजेक्ट कर देगी डिपार्टमेंट, क्योंकि वो वैलिड डॉक्यूमेंट में कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। तो सब प्रॉपर मैनर में लगाएं। साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगती है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले के पास राइट होता है कि आप वो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग देते हैं। तो वो तो अपना राइट का इतना मिसयूज करते हैं कि बोलते हैं कि जो लैंडलॉर्ड आपको रेंट एग्रीमेंट बना के दिए हैं उनसे आप आधार कार्ड मांग करके जाए। लैंडलॉर्ड जो होता है रेंट एग्रीमेंट पे साइन कर देता है, जैसे लग रहा है कि वो अपना खेत लिख करके देता है। तो वो आपको पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड कहाँ देगा? तो डिपार्टमेंट ये सब क्वेश्चन रेज करते हैं, तो आपको या तो उनको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, जा कर करके जनरली फिजिकली एक्सप्लेन करते हैं तो ही समझ पाते हैं। बाकी वो ऑनलाइन एक्सप्लेनेशन तो दी जाती है ऑनलाइन, लेकिन वो समझते नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन रेज मैक्सिमम करता है उनका ऑपरेटर। बहुत बार देखिएगा कि जो सेंटेंस फ्रेम करता है उसमें भी कमी होती है, आपको लगेगा कि सेंटेंस ही कंप्लीट है, तो कभी कभी वो सब इशू आती है। तो जो भी आप प्लेस ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट लगाएं तो सही तरीके से लगाएं, और एविडेंस जो है वो सही तरीके से दे कर करके चले। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो भी गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं 2-3 अपना आइटम उसमें मेंशन कर करके चलें, सो दैट डिपार्टमेंट को पता लगे कि कौन कौन से आइटम में आप डील कर करके चल सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको सारे ही लिस्ट आपको उसमें ऐड कर करके चलनी है कि हम 100 गुड्स में डील कर रहे हैं तो 100 गुड्स की लिस्ट नहीं, कुछ एक उसमें डाल दीजिए। आप कल होकर के चाहें तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं, कोई डिलीट भी कर करके चल सकते हैं। वो अमेंडमेंट का सेक्शन इसमें होता है, उसके थ्रू आप अमेंड कर सकते हैं। फ्यूचर में आप कहीं गोडाउन खोल देते हैं एक ही स्टेट में, या कहीं 2-3 आपके पास ऑफिस हो जाती है, तो उस केस में आप अमेंडमेंट के थ्रू आप डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि हमारे ऑफिसेज जो है यहाँ पे भी रन कर करके चलती है। तो उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रोविजन रहता है, वहाँ पे पॉइंट रहता है, वहाँ पे जा कर करके आप इन चीजों को ऐड कर सकते हैं विदिन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो आप डिपार्टमेंट को बता दे कर करके चलो। रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग और कोई ज्यादा चीज है नहीं, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ITC, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ये पीओबी डिफरेंट रहेगा स्टेट में, कोई डिफरेंट रजिस्ट्रेशन इसमें? इसमें से पीओ हाँ प्लेस ऑफ बिजनेस हाँ स्टेट बिजनेस स्टेट में भी रहता है। अब जैसे होता है कि एक बिजनेस है, वो 4 तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग भी। ट्रेडिंग में वो कपड़े का भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और का भी बिजनेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो एक साथ भी सारे को इकट्ठे, मतलब एक ही GST नंबर पे कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो सबका सेपरेट GST नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस है तो डिफरेंट GST नंबर चाहिए। मतलब एक पर्सन है जिसके पास बिहार में ही 10 बिजनेस है, वो रेंट भी लगाता है, उसके पास स्टार्टअप भी है, उसके पास ट्रेडिंग का भी काम है, उसके पास और भी रेस्टोरेंट भी चलाता है, तो उसके पास ऑप्शन है कि एक GST के साथ वर्क करे। अगर उसको लगता है कि नहीं चीजें मिक्स हो जाती है तो उसको चाहे तो वो अलग अलग GST पे भी काम कर करके चल सकता है। तो एक गवर्नमेंट ऑप्शनल रखी है कि डिफरेंट बिजनेस है तो आप डिफरेंट GST ले कर करके चल सकते। कोई क्वेश्चन हो सर आपको रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग तो आप अपनी क्वेश्चन को रख करके चल सकते। हालांकि आप सबका रजिस्टर हो चुका है तो क्वेश्चन होगा नहीं। मैंने नहीं करवाया इसी कारण। हाँ तो पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस हो उसका पेपर सही मतलब प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अपना ही प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, तो उस केस में आप देख लें कि मदर के नाम पे है, फादर के नाम पे है, ग्रैंडपा के नाम पे है, किनके नाम पे है, उनसे आपको NOC लेनी पड़ेगी। और अगर ग्रैंडपा वगैरह है तो है या नहीं है वो भी देख करके चलना पड़ता है, क्योंकि NOC लेनी होगी तो फिर वो वहां जाकर करके लाना NOC बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे ग्रैंडपा चले जाते। सर मेरा खुद का एक GST नंबर है और साथ में अब क्या हमें कंपनी का भी GST नंबर लेना चाहिए? सॉरी सर रिपीट कर सकते हैं सर? पर्सनल मेरा खुद मैं पहले करेंट अकाउंट खुलवा रखा था तो उसके नाम पे मैं GST नंबर ले रखा हूँ,
अभी मैं कंपनी रजिस्टर्ड करवाने वाला हूँ, तो क्या कंपनी रजिस्टर्ड करवाऊंगा तो फिर कंपनी के नाम पे जीएसटी लेना सही रहेगा या वो हाँ तो चलेगा? लेना सही नहीं होगा सर, आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी कि दोनों एंटिटी अलग अलग है। आपका जो प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहे हैं वो आपकी पैन पे काम कर रहे हो, कंपनी बनाएंगे तो कंपनी की अपनी पैन होगी। और हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि ये पैन बेस्ड होता है, तो जब पैन ही चेंज हो गया तो आपको जीएसटी तो लेनी ही पड़ेगी। तो सर आपको लेना पड़ेगा, मतलब आपकी मजबूरी है कि जीएसटी लेनी पड़ेगी लेना पड़ेगा सर। सर। मैं पुराने वाले, हाँ जी हाँ जी बोलिए। एक्चुअली सर मैं बुक्स में डील करता हूँ, तो क्या लेना सही रहेगा? क्या सर बुक्स में डीलिंग करते हैं? बुक्स में सर ऐसे भी जीएसटी तो नहीं लगते हैं ना? हाँ हाँ नहीं लगते हैं, लेकिन अगर बुक्स में तो नहीं लगता है तो आप जीएसटी नंबर नहीं लेकर करके भी चल सकते हैं। लेकिन कोई भी आइटम 1 रुपया का भी ऐसा सेल करते हैं जो टैक्सेबल हो जाता है, तो उस केस में आप पे जीएसटी अप्लीकेबल होकर करके चलेगी। तो सर ध्यान तो रखना जैसे मैं पड़ेगा कि कुछ प्रोडक्ट स्टेशनरी का भी बेचता हूँ, तो स्टेशनरी में भी तो कुछ लिमिट है ना कि इतने तक के स्टेशनरी सेल आउट कर सकते हैं? हाँ तो उसमें है, इसमें आपको बताया जाता है जो 20 लाख रुपए की लिमिट है या जो 40 लाख रुपए की लिमिट है गुड्स के केस में, अगर हाँ हाँ आपका टैक्सेबल टर्नओवर जो है 40 लाख रुपया, उसमें आपका 39,99,900 आपका जो है वो एग्जेम्प्टेड वाले में, लेट से बुक वाले में। लेकिन हाँ हाँ स्टेशनरी वाला में 5 रुपया का आपने पेन बेच दिया जिसपे जीएसटी लग रही है, तो उस केस में आपका हाँ हाँ टर्नओवर आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब आपका जो टर्नओवर होगा वो नॉन टैक्सेबल को भी ऐड कर लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर गया है। तो ध्यान रखना ये पड़ेगा कि दोनों का टर्नओवर मिला कर करके आपका 40 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब सर बुक्स और स्टेशनरी दोनों ऐड हो जाएंगे उसमें? हाँ जी ऐड हो जाएंगे। ओके सर, मेरा बुक का मैन्युफैक्चरिंग भी है, पब्लिकेशन है अपना, तो उसमें तो शायद लगेगा ही लगेगा, ऐसा है? बुक्स मैन्युफैक्चरिंग के केस में सर देखिए, आप तो बेच तो रहे हैं बुक ही ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या खुद खरीद के बेच रहे हैं, बेच तो रहे हैं आप बुक ही। हाँ हाँ तो हाँ तो हमारा जो टैक्सेशन है वो आउटपुट पे लगता है, जो आप सेल कर करके चलते हैं उस पे लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग पे चीजें चेंज हो जाएगी। हाँ मैन्युफैक्चरिंग के केस में आप बहुत सारा मटेरियल खरीदते होंगे जिसपे जीएसटी लगता होगा, हाँ और हाँ आप सोचते हो कि कल होकर करके कोई भी आइटम हम बेचे तो उसका बेनिफिट ले लें, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना है। एक्चुअली सर अगर अगर आप, हाँ जी जीएसटी जो मैं नहीं ले लूंगा तो जो मैं पेपर खरीदूंगा उसका जीएसटी मेरा वेस्ट चला जाएगा, जीएसटी जो पैसा हमें रिटर्न रिफंड मिलना चाहिए वो वेस्ट हो जाएगा, यही ना सर? हाँ अगर नहीं लेंगे तो आपको कोई इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनपुट लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलिए सर, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसकी मीनिंग होती है, मतलब फुल फॉर्म होता है। बाकी ऐसे ये समझ लीजिए, समझ में व्यापारी को तब समझ में आता है जब ये पैसे के रूप में आपको देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपने क्लाइंट को 1 लाख रुपए का बिल बना करके दे दिया और लगा दिया 18% आप जीएसटी। क्लाइंट ने दे दिया आपको 1,18,000 रुपए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, बहुत ही खुशी मिलती है कि 1,18,000 रुपया अपना हो। लेकिन आपकी आएगी ड्यू डेट जिसमें आपको 18,000 रुपया सरकार को दे करके चलना पड़ेगा। उस समय बहुत ही कष्ट होता है कि अकाउंट में आ गया है और अब हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो जब आपने कलेक्शन किया था अपने क्लाइंट से, उस समय भी वो आपका नहीं था, आपका था 1 ही लाख रुपया। तो जो 18,000 आपके बैंक अकाउंट में आया था वो गवर्नमेंट का ही पैसा था, मतलब पैसा दूसरे का था, कुछ दिन के लिए आपके यहाँ आया था। अब क्या होता है कि आप बहुत सारे इनपुट लेते हैं। इनपुट मतलब गुड्स के केस में थोड़ी सी चीजें अलग होगी, सर्विस के केस में अलग। जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के, जैसे आपने कंप्यूटर खरीद ली तो कंप्यूटर पे भी जीएसटी लगा होगा, उसका भी इनपुट मिल जाएगा। हालांकि हम लोग कैपिटल गुड्स पे भी आएंगे, वो कैपिटल गुड्स में आ जाता है, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट से आपने कंसल्टेंसी सर्विस ली होगी कहीं से, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया होगा, तो आपने बोला कि जो आपको ये सब कंसल्टेंसी प्रोवाइड किए थे उन्होंने भी आपको 10,000 का बिल बना करके दिया और 18% जीएसटी चार्ज कर करके दे दी।
तो आपने जो उनको उस समय जीएसटी दिया था, अब समय आ गया है कि वो जो जीएसटी वाला अमाउंट है उसको कैश में कन्वर्ट किया जाए। कैसे? तो जो 18,000 आपको गवर्नमेंट को भी पे करना है, और जो आप इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज ली थी और उस समय जो आपने टैक्स दिया था वो आपका इनपुट हो जाता है। और ये जो आउटपुट पे आप दे रहे हैं, मतलब जो 18,000 रुपया आपके क्लाइंट से आया था, तो आपको 18,000 रुपया गवर्नमेंट को नहीं देना है अगर आपके पास बहुत सारा इनपुट का जीएसटी पहले से पड़ा हुआ है। तो जीएसटी का जब बेसिक मीनिंग समझिएगा तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जैसे पहले वैट था, ये भी वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब अगर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट आपको 1 ही रुपये पे टैक्स मांगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट एक रुपया में खरीदा और 1 रुपया में ही बेच दिया तो आपके पॉकेट से वो 1 भी रुपया का कुछ भी टैक्स नहीं देगी। लेकिन 1 रुपया का प्रोडक्ट 1 रुपया 10 पैसा में बेच रहे हैं तो आपको पॉकेट से 10 पैसा जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसी पे टैक्स दे करके चलिए। तो नाम ही है वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तब आपको उस पे टैक्स दे करके चलना है। तो होता क्या है कि लेट से अब एक सर्विस वाला केस हुआ, एक गुड्स वाला केस लेते हैं। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा या बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको इनपुट का खर्च हो गया 100 रुपया का पूरा खर्च हुआ, उसमें 10 रुपया का आपका जीएसटी वाला पार्ट। तो 100 रुपया आपका खर्चा हुआ, 10 रुपया जीएसटी वाला पार्ट। तो जो 10 रुपया आपने जीएसटी वाला खर्च किया था वो आपका इनपुट है। अब वही प्रोडक्ट को अगर आप 10 रुपया बेनिफिट पे, दैट मीन्स 100 रुपया प्लस 10 रुपया आपने अपना बेनिफिट लगाया और 110 रुपया में प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर करके आपने मार्केट में सेल की। अब जो आपको टैक्स देना है, आपको लगेगा कि 110 रुपया पे 18% दे रहे हैं, जबकि आप 10 रुपया पे ही 18% दे रहे हैं। क्योंकि सेलिंग का बिजनेस हाँ, गुड्स में जनरली ट्रेडिंग वाले केस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी, यानी जितना भी आप वैल्यू एडिशन करेंगे उतना पे ही आप पॉकेट से टैक्स देंगे। बाकी जो टैक्सेशन रहेगा आपको रॉ मटेरियल या ट्रेडिंग के केस में गुड्स पे आपको ऑलरेडी मिला होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा पे आप टैक्स देते हैं, आप टैक्स केवल वैल्यू एडिशन पे दे करके चलते हैं। तो आपको आईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक तरीके से बोले तो आपका कैश ही है। अगर आपने आईटीसी को सही से मेंटेन नहीं किया तो उसका बर्डन आपके पॉकेट पे पड़ेगा और आपको टैक्स गवर्नमेंट को दे करके चलना पड़ेगा। तो टू अवेल आईटीसी गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट आपके लिए रख रखी है, जो कि सेक्शन 16 में आपको बता करके चलता है। तो सेक्शन से आपको कोई मतलब नहीं, 2-4 चीजें जो आपको याद रख करके चलनी है। जब भी आप किसी से जीएसटी का सर्विसेज या गुड्स खरीद रहे हैं, बिल जरूर लें, मैनर कोई भी हो, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। दैट मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस होकर करके चलना चाहिए। ये देखिए 4 चीजें होती है जो कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, क्योंकि वो जीएसटी लगा करके देगा तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करेगी, तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। कभी कभी इनवॉइस में कुछ वैल्यू अप डाउन होते हैं तो उसके लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो वो मतलब आपका 100 रुपये का वैल्यू था, बाद में बताया सामने वाला नहीं तो 105 रुपये का था, तो फिर से वो इनवॉइस नहीं 5 रुपये का रेज करेगा, वो अपना डेबिट नोट क्रेडिट नोट एज द केस में भी होगा, कम होगा तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करके चलेगा। तो वो वाला केस होता है जो वहां पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिख रहा है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट उसको भी कर देना होगा। जो पेमेंट है वो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन यहीं पे बता देते हैं। अगर आपने किसी से कोई भी गुड्स या सर्विसेज लिया और 180 दिन, 6 महीना नहीं 180 दिन लिखा हुआ है, 180 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो जो आईटीसी आपने ले रखा है वो रिवर्स हो जाएगी। तो बोलेंगे गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा, तो गवर्नमेंट कराती है स्क्रूटनी, उस समय पता लग जाएगा, वो फिर पीछे से इंटरेस्ट भी ऐड करके आपसे वापस लेंगे। तो आपको वॉलेंट्री बेसिस पे अगर 6 महीना के अंदर अंदर जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज लिया है पेमेंट नहीं किए हैं, तो जो आप आईटीसी अवेल किए थे उसको रिवर्स कर दीजिए, मतलब उसको वापस कर दीजिए। उस समय जो आपको आईटीसी आया होगा उसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो पहला है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, वो जो गुड्स और सर्विस है वो आपको रिसीव्ड हो जानी चाहिए। जो भी द टैक्स एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर टू द क्रेडिट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ईदर बाय इन कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यहीं पे लड़ाई होती है। लड़ाई ये होती है
कि आपने जिससे गुड्स या सर्विसेज लिया, अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप उसको बोलिए कि अपना रिटर्न टाइम पे फाइल कर दे, नहीं तो आपको हम जीएसटी जो आईटीसी दे रहे हैं वो आपको नहीं देंगे। बोलिएगा कि हम क्यों करें, एक गवर्नमेंट के पास इतना स्ट्रक्चर है, उसके पास इतने डिपार्टमेंट है, वो पकड़ करके फाइल करवाए। बात भी सही है, लेकिन लॉ में ए लिखा हुआ है। इसलिए जब भी आप B2B में क्या करते होंगे, सेल करते होंगे, तब अगर आपका बिल नहीं दिखा तो फिर 15-16 तारीख से आपको फोन आना स्टार्ट हो जाता होगा कि आपका बिल नहीं दिख करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिल उसको नहीं दिखा, क्योंकि R1 11 तारीख तक फाइल करना होगा, थोड़ी देर के बाद रिटर्न पे भी आएंगे, तो 11 तारीख तक आप अपनी रिटर्न में उसका जीएसटी नंबर नहीं दिखाओगे तो वो इनपुट नहीं ले सकता, उसको दिखेगा ही नहीं, जब तक दिखेगा नहीं उसको मिलेगा नहीं। तो वही चीज बोलता है कि सामने वाला ने क्या कर रखा हो, जीएसटी का पेमेंट कर रखा हो, यानी रिटर्न फाइल कर रखा हो, चाहे वो उस रिटर्न को फाइल करते समय अपना इनपुट यूज किया हो, कैश में टैक्स दिया हो, उसकी मर्जी है, लेकिन वो रिटर्न क्या कर रखा हो, फाइल कर रखा हो। नहीं कर रखा है तो आप उसको जबरदस्ती करवाइए। यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, आप ही मतलब आपस में बिजनेसमैन को लड़वा रहा है कि आपस में लड़ करके क्या कर लीजिए, सलट लीजिए, उसके बाद मेरे पास, उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी को भी पकड़ करके बोल सकता है हाँ भाई क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं, कीजिए पेमेंट, नोटिस इशू कर सकती है। आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं। आपने उससे ले लिया, वो कहीं और बैठा हुआ है, बोलेगा कि आकर करके दिखा दो, रिटर्न फाइल करवा दो, क्या कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। लेट से बिहार में रहा तो आप जा करके कल उससे मिल भी सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में बैठा है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ये चीज है आपको करनी पड़ेगी। तो ये बोल कर करके चला है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आप पेमेंट कर दीजिए 180 दिन के अंदर अंदर, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सामने वाले ने रिटर्न फाइल कर दिया हो, इतनी चीज होनी चाहिए, तभी आप इनपुट लेकर के चलेंगे। नहीं तो जो आपका इनपुट है वो क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे उस इनपुट लेने के लिए। ये चीज आपको सेक्शन जो है 16 में बताया गया है, तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी से भी आप बिल लें जीएसटी वाला तो बिल भी ले लें, ऐसा नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में ले, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आपके पास हो गया तो अच्छी बात है। आप उसको पेमेंट कर दें, अभी नहीं तो 180 दिन के अंदर अंदर कर ही दे पेमेंट। 180 दिन अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन सामने वाले से रिलेशन अच्छा है, वो क्या करेंगे, वो हमको आगे भी टाइम बढ़ा देंगे, तो आप क्या कीजिए, एक बार पेमेंट कर दीजिए, फिर उनसे वापस पैसा ले लीजिए, तो उससे आपको यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं तो रिश्तेदारी में क्या हो जाएगी, आपकी आईटीसी चली जाएगी। तो वो सब आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लॉ को फॉलो करते हुए भी आप पैसा उनको नहीं दे सकते। देखिए कुछ क्वेश्चन है, बोलता है कि अगर आप लॉट वगैरह में गुड्स वगैरह को खरीदते हैं तो आईटीसी जो होती है आपको लास्ट लॉट में मिलता है, मतलब जब आपको लास्ट लॉट आप रिसीव कर लेंगे तब आप आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आता है, जैसे आप कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिए थे आपको कि बहुत सारा फिक्स असेट खरीदते हैं, अब फिक्स असेट खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी लग कर करके आती है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उस जीएसटी का आप आईटीसी यूटिलाइज कर लीजिए सेम ईयर। और एक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है इनकम टैक्स, बोलता है कि अगर आप उस आईटीसी को कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं, मतलब 100 रुपया का आपने असेट खरीदा, 10 रुपया उस पर जीएसटी है, आपको लगता है कि 110 रुपया हम इसको कॉस्टिंग दिखाएं अपने बुक में, लेट से आपने एसी खरीदा 50,000 रुपए का, 40,000 रुपए का एसी था, 10,000 रुपए का जीएसटी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसी साल 10,000 रुपए का इनपुट ले लीजिए, यानी जब किसी को टैक्स पेमेंट करना हो तो उसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, आपके पास आईटीसी पड़ी हुई, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी बुक में उस एसी की कीमत को आप 50,000 रुपया दिखा करके चलो, और हर साल डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स अलाउ करता है वो 50,000 रुपया पे लेकर के चले, यानी दोनों ऑप्शन नहीं है, या तो आप आईटीसी ले लीजिए 10,000 का, तो एक ऑप्शन ए है, और दूसरा ऑप्शन है कि नहीं उसका बेनिफिट जो कि आपको इनकम टैक्स देता है डिफरेंट ईयर में उसको डेफर करवाता है, उतने सामने लेकर के चले। तो इसका सही केस यही होता है कि कोई पैसा आपको एक दिन में दे रहा है और कोई पैसा 5 साल में दे रहा है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि जो उस साल में दे रहा है वही ले लीजिए। बेटर ऑप्शन ये होता है कि जिस साल आप कैपिटल गुड्स खरीदे, मतलब फिक्स असेट से रिलेटेड आइटम खरीदे, उसी साल उसका इनपुट अवेल कर लीजिए, उसको डेप्रिसिएशन वगैरह में कंसीडर नहीं कीजिए, यानी कॉस्ट का पार्ट आप नहीं बना कर करके चलिए। वही 180 दिन वाला यहाँ पे केस है जो आपको पहले बता रखे।
एक पॉइंट और आएगा काफी इंटरेस्टिंग, आप सब इंटरेस्टेड होंगे, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें फिर उस पे आते हैं। ब्लॉक ऑफ क्रेडिट होता है कि किस किस केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते। बहुत सारे केस में क्या होता है, जैसे अभी वो बुक्स वाले बात कर रहे थे कि हमारा क्या है, एग्जेम्प्टेड भी है और कुछ क्या है, टैक्सेबल भी है, स्टेशनरी आइटम जिसपे जीएसटी लग जाता है। तो कुछ एक सर्विसेज या गुड्स ऐसे खरीदते होंगे जो बुक में भी यूज होता होगा और स्टेशनरी आइटम में भी यूज होता होगा। जैसे लेट से वो सीए को हायर कर रखे होंगे, तो सीए जो उनको कंसल्टेंसी दे रहा होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि केवल बुक पे देता होगा और स्टेशनरी आइटम पे नहीं देता होगा, वो दोनों को मिला कर करके देता होगा। तो जब सीए साहब अपना इनवाइस बनाएंगे तो इनवाइस में भी क्या करेंगे, अलग अलग तो करेंगे नहीं, इकट्ठे इनवाइस रेज कर करके देंगे। तो वो आईटीसी लेने के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है कि दोनों को साथ लेकर के चले, उनको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आपका जो है एग्जेम्प्टेड वाला कितना पार्ट था और टैक्सेबल वाला कितना पार्ट। मतलब ऐसे समझिए कि आपको 10,000 का इनपुट मिला है और आपका जो टर्नओवर है उसमें 80% आपका एग्जेम्प्टेड है, 20% टैक्सेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आईटीसी 10 का 10,000 मिल जाएगा, आपको आईटीसी भी कितना मिलेगा, 20% ही मिलेगा, क्योंकि वो आईटीसी का यूज आप एग्जेम्प्टेड में भी यूज कर रहे थे और उसको कहाँ पे यूज कर रहे थे, आप टैक्सेबल में भी यूज कर रहे थे। तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट मैनर में मिल कर करके चले। यहाँ पे एक केस आपको समझना जरूरी था, ये वाला केस है ब्लॉक क्रेडिट। बहुत सारे केस में गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है, मतलब आप कार खरीदेंगे खुद जीएसटी उसमें चार्ज होता है। सोचिएगा कि बहुत इनपुट मिल जाएगा, 10 लाख की कार खरीदी 1.5-2 लाख तो तुरंत इनपुट मिल गए। इस साल क्लाइंट से पैसा लेंगे लेकिन देना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखी है। मतलब आप कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, कमर्शियल व्हीकल छोड़कर, मतलब जो आपका ट्रेवल एजेंट वगैरह है उनका तो यूज ही है, कार खरीद कर करके या येलो नंबर खरीदते हैं तो उस केस में अलाउ है। आप कोई भी कार खरीदते हैं नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए भी, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे आप कंपनी चला रहे हैं, आप मीटिंग के लिए जाते हैं, आपने एक कार खरीद ली और आप बोल रहे हैं ये तो हम बिजनेस के लिए खरीदे हैं, फिर भी उस पर जीएसटी जो रहेगा उसका इनपुट आपको नहीं मिल कर करके चलेगा। गवर्नमेंट को पता था कि भले ही कंपनी के नाम पे लोग खरीदते हैं लेकिन घूमता तो डायरेक्टर ही है ना, तो घूमता डायरेक्टर है तो बेनिफिट तो उसको मिल रहा है। तो आईटीसी पे हम लोग नहीं दे करके चलेंगे, नहीं तो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खूब 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ की गाड़ियां खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को होती घाटा, तो उसने पहले ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन आप बोला कि अगर आपका काम ही है जैसे ट्रांसपोर्टर वगैरह का, कि हमें जो कार खरीद रहे हैं वो फर्दरेंस बिजनेस के लिए मतलब फर्दरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है, तो उस केस में फिर आपको आईटीसी मिल जाती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, आपने कोई लॉरी वगैरह खरीदी येलो नंबर पे, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो आप कार ऑफिस वगैरह आने जाने के लिए खरीद रहे हैं उस पर आईटीसी आपको नहीं मिल कर करके। क्या चीज, हाँ कमर्शियल नंबर से खरीदेंगे तो मतलब सरकार को आप बता रहे हैं कि हम ट्रेवल एजेंट, और स्टार्टअप में बता रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन वहीं पकड़ी जाएगी। नंबर का क्या रिस्ट्रिक्शन है, 13%? हाँ सर, जनरली क्या होता है कि 13% वाले ही होते हैं जो कैब वगैरह होते हैं। लेस देन और इक्वल हाँ टू होता है। हाँ जी सर। कार लेके उसको ओला उबर में हाँ तो वो फिर वो बिजनेस आपका हो गया ना, फिर तो आपका वो बिजनेस हो गया। हाँ तो आप येलो नंबर लीजिए, आपको मिल जो भी आप गुड्स कैरी करने के लिए ले रहे हैं, जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप एक जगह से दूसरे जगह गुड्स पे ले जाते हैं या आप कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस केस में आपको मिल जाती है येलो नंबर जो आप व्हीकल। ओला उबर के केस में तो अब हम तो ट्रेवल एजेंट नहीं है ना, कार ये मेरा मतलब कार ले आप तो रेंटल सर्विस दे ही रहे हैं ना, रेंटल आप रेंटल सर्विस तो दे ही रहे हैं ना, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज कर रहे हैं, सर्विस तो आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। देखिए आपका, हालांकि ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस वगैरह लेकर कर करके चल रहे हैं आप, उस केस में भी उस पे जो इनपुट वगैरह मतलब जीएसटी वाला पार्ट होता है उसका भी आप इनपुट वगैरह नहीं लेकर करके चल सकते हैं। छोटा छोटा जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा केस करेंगे। बहुत सारे क्या होते हैं कि आपको देखते होंगे कंपनी वगैरह में बहुत सारे क्लब वगैरह के मेंबरशिप दे देते हैं, तो वो सब भी जीएसटी चार्ज करते हैं।
तो उस पे भी जो जीएसटी चार्ज कर करके आपको दे रहे हैं, उस पे जो भी इनपुट है उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिल कर करके चलेगा। आप होटल्स वगैरह में जाते हैं, खाना खाते हैं, उस पे भी आपको नहीं मिल कर करके चलता है। ऐसा नहीं पूरा फैमिली के साथ गए, 10,000 रुपये का खाना खाए, वो बोला कि जीएसटी नंबर है सर, आपने बोला हाँ हाँ है ही है, इनपुट मिल जाएगा, और आपने प्रोवाइड कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा। आप वैकेशन पे एयर फ्लाइट वगैरह वो सब आगे देखने को मिलेगा। एयर फ्लाइट बुक कराते हैं, फ्लाइट वगैरह या कहीं से भी आप जाते हैं समर वेकेशन या इस तरह के चीज में, सब पे ब्लॉक कर रखे हैं। हाँ, अगर डायरेक्टर जा रहे हैं कहीं आउटसाइड बिजनेस पर्पस के, तब फिर उस केस में आप उसको कंसीडर कर सकते सर वेकेशन में ही जाए, बट उसको अगर बिजनेस पर्पस में डाले तो सर बिजनेस में ही आ जाए। हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वो चीज मेंशन नहीं की है, हालांकि आईटीसी जब पढ़ते हैं तो वहीं पे मेंशन किया हुआ रहता है कि एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है, बर्डन उस पे है कि हम इलिजिबल हैं आईटीसी लेने के लिए। यानी कल होकर के गवर्नमेंट आप पे क्वेश्चन, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं नहीं समर वेकेशन के लिए नहीं गए थे, बिजनेस के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। ट्रेवल वगैरह देखिए आपको यहाँ पे मेंशन है, फूड बेवरेज ये सब है। कभी कभी कैंटीन वगैरह वाला इशू होता है तो वो सब में अलाउड कर देती है, मतलब कैंटीन वगैरह सर्विसेज देती है ना बहुत सारी कंपनी, तो वो सब केस में आपको अलाउड रहता है। जिंदे जी रुक गया। हाँ हो गया सर। वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपका ज्यादा, अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सर्विस कर रहे हैं, मतलब कोई भी सर्विसेज आप लेते हैं लेकिन आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, उसको भी जो आप जीएसटी वाला पार्ट पे कर रहे हैं उसका भी आप इनपुट नहीं ले सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ कर। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, उनको प्लांट खुद कस्टमाइज करवाना पड़ता है, तो उस केस में आपको मिलेगा। लेकिन अगर जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होगा उस पे अगर कोई आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर करके देता है, तो उस पे इनपुट ब्लॉक कर रखा है। हाँ, अगर आपका काम ही है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करना, आप पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे को काम दे देते हैं, तो उस केस में भी आपको, उस केस में आपको मिलेगा, बाकी केस में नहीं मिलेगा। ये सकता था आईटीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ करके चल सकते हैं। ऑफिस पर्पस के लिए क्या चीज? बिल्डिंग खरीद रहे हैं ऑफिस पर्पस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, उस बिल्डिंग में अगर आप प्लांट एंड मशीनरी लगवा रहे हैं, और बहुत सारा प्लांट, क्या होता है कि आप एक साथ नहीं उसको बनवा सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट आपको लाने पड़ते हैं और वो आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो उस केस में मिल जाएगा। अगर उसी को इस्टेब्लिश करने के लिए नीचे अगर आप कोई बेस भी बना रहे हैं ना, तो आपको उस पर भी नहीं मिलेगा। जैसे डीमार्ट अपना सब बिल्डिंग को खरीद कर उसमें माल बेचता है, तो उसको नहीं मिलता होगा। अगर रियल एस्टेट कंपनी है तो आपका काम ही होगा। नहीं, डीमार्ट, अच्छा, डीमार्ट तब बिल्डिंग को खरीद के उसमें फिर इन्वेंटरी डालते हैं। नहीं, तो वो उनको इनपुट नहीं मिलेगा, वो अपना कॉस्ट का पार्ट, एसेट में आ जाता होगा। हाँ कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे, वो अपना सेट में दिखाएंगे हमारा खर्चा। ये लोग जैसे डीमार्ट बिग बाजार होते हैं तो लोग रेंट पे जी ज्यादा प्रेफर वो सब रेंट पे करते हैं। डीमार्ट डीमार्ट डिमांड अपना बिल्डिंग ही परचेस कर लेती है। डीमार्ट हुआ या मैकडोनल्ड्स हुआ, ये बिल्डिंग ही परचेस करती है रादर देन रेंटल, वो लोग रेंटल पे जाती है। देखिए आईटीसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान ये रखना है, किसी से हम लोग जीएसटी का बिल ले रहे हैं तो आपके पास बिल होना चाहिए, आप उसको पेमेंट करें। होता क्या है यहाँ पे गलती होती है कि आपने लिया कंपनी के नाम पे, आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि इनवॉइस, ये देखिए कंपनी के नाम पे इनवॉइस है, पेमेंट कर दिया आप अपने पर्सनल अकाउंट से या चाचा के अकाउंट से, तो क्या आपको इनपुट मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको उसी कंपनी का जो करंट अकाउंट है उससे आपको पेमेंट मिलेगी। ये चीज भी हाँ ये चीज है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता करके तो होगा क्या कि कल होकर के स्क्रूटनी लगती है, मतलब डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा कि आइए आपका ऑडिट करेंगे, उसके पास राइट है सेक्शन 65 में आपको बुलाएगा, पूरा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। जैसे बिहार गवर्नमेंट के पास अभी पैसा है नहीं, खूब अभी बुला रहे क्या होगा पैसे दो, तो उसमें आपको चेक करेगा और ये सब छोटी छोटी चीजें आपको निकाल करके चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो जब भी जीएसटी वाला बिल लें तो पेमेंट किससे करें?
कंपनी अकाउंट से ही पेमेंट कर करके चले। पैसा नहीं है दूसरे से ट्रांसफर करवा लीजिए, उसके बाद दीजिए, आपको इनपुट मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन कंपनी अकाउंट में लिखा है। हाँ, कंपनी अकाउंट से ही पेमेंट कर। कंपनी का काम कंपनी का अकाउंट। प्रोप्राइटर के केस में आपका बिजनेस का अकाउंट, आपके नाम से आपका जो होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। बाकी जो ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो ट्रेड नेम होगा उसके नाम से आपने करंट अकाउंट ओपन करवा रखा होगा, तो ट्रेड नेम से करंट अकाउंट ओपन करवा रखा है, आप उससे पेमेंट कर करके, नहीं तो दूसरे से कर दीजिएगा तो 16 वाला वायलेशन हो जाएगा और डिपार्टमेंट चाहेगी तो आपको आईटीसी ब्लॉक करके चल सकती है, यानी वो वाला आपको पॉकेट से देना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। स्टार्टअप्स को जीएसटी में कोई छूट नहीं, कोई छूट नहीं, इनकम टैक्स देती है, जीएसटी नहीं। जीएसटी में नहीं। इनकम टैक्स देती है आपको, जीएसटी नहीं। ऐसे भी जीएसटी बोल रहा है कि 40 लाख तक तो आपको माफी कर रखे हैं, फिर 40 लाख से बड़ा हो गया आप, यानी आप बड़ा आदमी हो। सर्विस वाला भी केस है तो आपको 20 लाख तक दे रखा है। 20 लाख तो स्टेट के लिए है ना, सिर्फ बाहर करते हैं तो नहीं, पहले था कि अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं तो 1 भी रुपया का टर्नओवर है तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको भी वो लिमिट लगाई कि नहीं। ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, में तो कोई भी तो 20 लाख तक बाहर कर। हाँ हाँ, तो वो एक्चुअली आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में वो सब लगा रखा है कि आपके पास जीएसटी नंबर रहेगा तभी हम आपको रजिस्टर्ड करें, क्योंकि उसको टीडीएस टीसीएस का होता है, इसमें सेक्शन 51-52 भी लग जाता है टीडीएस टीसीएस का, उसके कारण वो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, कुछ भी कोर्स अगर सेल करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी मैंडेट होगा 18%। टर्नओवर 40 लाख से जाए नहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब का। आपका ऑनलाइन जो, तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए ना। ई कॉमर्स वही तो, हाँ, तो ई कॉमर्स का मैंडेटरी है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, ई कॉमर्स के लिए मैंडेटरी है। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो मैंडेटरी। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो 40 लाख की छूट ले सकते हैं। हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, कोई अगर स्टार्ट किया बिजनेस, वो क्या कर रहा है, किसी से मशीन खरीद रहा है, किसी को बेच रहा है, या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है और कस्टमर को सेल कर रहा है, उस केस में 40 ट्रेडिंग वाला काम है, नहीं नहीं एंड मैन्युफैक्चरिंग में बिहार सरकार एसजीएसटी में छूट देती है, तो वो मतलब कर सकते हैं। वो रीइंबर्समेंट है, वो छूट नहीं है, आपको पे करना होता है सरकार को, उसके बाद रीइंबर्समेंट क्लेम करते हैं अंडर अ पॉलिसी। हाँ, रीइंबर्समेंट आप क्लेम कीजिएगा, आप सरकार को ये चीज प्रूफ करते हैं कि हमने ये सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है, उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे अंडर द पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, उस पॉलिसी के अंदर आपको रीइंबर्समेंट मिलती है एसजीएसटी वाले पार्ट की। तो छूट नहीं है, आइडियली आपको पे करना ही है, पे करने के बाद सरकार से आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर देंगे। हाँ, बट डिपार्टमेंट अलग अलग हो गया आपका, वो आप जीएसटी को दे रहे हैं, ये आपको इंडस्ट्रीज पे कर रही है। और जीएसटी कंपोजिशन के बारे में बताइए। हाँ, कंपोजिशन स्कीम वो होता है जिसमें आप सामने वाले को इनवॉइस नहीं रेज कीजिए, मतलब छोटा मोटा बिजनेसमैन है, आप नहीं चाहते हैं कि ये सब टैक्स वैक्स के लफड़ा में पड़े, तो आप कंपोजिशन स्कीम में चले जाइए। कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपने अलग अलग गुड्स का अलग अलग, गुड्स का अलग रेट है, सर्विस का अलग, सर्विस में 6%, गुड्स के केस में 2% लगा करके 1%, 0.5 अलग अलग केस है, किस गुड्स में आप डील करते हैं वो उसमें आपका लिस्ट दे रखा है। तो उसमें क्या होता है कि आपको टैक्स जो है वो आपको पे नहीं करना है, 18%, 12%, जो भी आपके गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड रेट है उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? 2% अगर गुड्स का केस है, जस्ट एग्जाम्पल है, बाकी आपकी लिस्ट वहां पे दे रहे हैं। सर्विस का केस है तो 6%, तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो बहुत कम है, कहाँ 18%, कहाँ 6%, लेकिन आपको इनपुट नहीं मिले। मतलब एक कि आप कोई चीज खरीदे, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उस पे आपने जीएसटी दिया तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। छोटे मोटे बिजनेस के लिए सही है। आपके साथ जब भी कंपोजिशन वाला आपके पास जीएसटी नंबर होगा, कोई B2B जुड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि जब भी आप गुड्स या सर्विस उसको देंगे तो उसको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई दीजिएगा और बिल ऑफ सप्लाई पर उसको जीएसटी का इनपुट मिलेगा नहीं, तो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहे। तो जनरली अगर आप B2C में डील करते हैं, ज्यादा बिजनेस को ग्रो करना नहीं चाहते हैं, उतना में आप खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम है। कम पेपर रखना, सॉरी ऑनलाइन सेलिंग के लिए ठीक है ना, जैसे कुछ गुड्स सेल करते हैं अमेज़न और सेल नहीं करते।
हाँ स्केल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें टर्नओवर की भी लिमिट एक सेलिंग के लिए मतलब एक इसमें टर्नओवर की भी लिमिट है 1.5 करोड़ 2 करोड़, इस तरीके से एक्सीड करेंगे तो फिर आपको नॉर्मल स्कीम में ही आनी है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने छोटे मोटे बिजनेसमैन जो आपको रूरल एरिया वगैरह में काम कर रहे हैं, वो अपना ज्यादा टैक्स वगैरह में पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं। इनपुट पूरा मिलता है या फिर कुछ रेशियो मिलता है जो भी टैक्स नहीं पूरा मिलेगा। अगर आपका पूरा आउटपुट यानी जो आप सर्विस या गुड्स बेच रहे हैं उस पर 100% टैक्स लग रही है तो आपको 100% मिलेगा। जैसे आप पेट्रोल पंप वाले को देखिए, पेट्रोल पे तो जीएसटी लगता नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। तो लेकिन पेट्रोल पंप वाले बहुत सारे सर्विसेज यूज करते हैं जिसपे जीएसटी लगता है, तो उनको इनपुट नहीं मिलता है क्योंकि जो सर्विसेज जो गुड्स बेच रहे हैं उस पर जीएसटी है ही नहीं। लेकिन लुब्रिकेंट पे जीएसटी होती है, तो वो चाहते हैं कि लुब्रिकेंट पे जो उनको जीएसटी पे करना पड़ रहा है और वो बहुत सारा सर्विसेज लेते हैं। जैसे आप चाहे इंडियन ऑयल से खरीदिएगा वो भी सर्विसेज का एक बिल काट करके देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका 100% आईटीसी ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो आउटपुट जो आप दे करके चल रहे हैं उसमें मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड है, तो उसी रेशियो में आपको इनपुट भी लेना पड़ेगा। और अगर आप 100% टैक्सेबल में डील कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो फिर आप 100% आईटीसी लेकर के चल सकते हैं। जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब आउटपुट और इनपुट से कनेक्शन है, लेकिन कोई सीजीएसटी को डायरेक्ट आईजीएसटी से नहीं कर सकते हो। वो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट है। आईजीएसटी है वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, मतलब खुद के साथ सबसे पहले बोलता है खुद के साथ एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी भी प्रोपोर्शन में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन है कि हमें 10,000 रुपया पे करना, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी 5,000 रुपया, और हमारे पास इनपुट का जो फॉर्म है वो आईजीएसटी, तो क्या आईजीएसटी को यूटिलाइज कर सकते हैं टू पे सीजीएसटी और एसजीएसटी? तो आंसर है एस, आईजीएसटी को आप यूज करके चल सकते हैं, आईजीएसटी में भी, सीजीएसटी में भी, एसजीएसटी में। हाउएवर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे से पे नहीं होता, मतलब दोनों में 36 का आंकड़ा है। सीजीएसटी ना एसजीएसटी को पे करने देगा, ना एसजीएसटी सीजीएसटी को अपना इनपुट पे करने देगा। बाकी आईजीएसटी को एक दूसरे की जगह पे आप यूज करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आउटपुट लायबिलिटी आईजीएसटी का है तो सबसे पहले आईजीएसटी का यूज कहाँ पे करना पड़ेगा? आईजीएसटी में करना। उसके बाद बच गया तो किसी भी प्रोपोर्शन में लेकर के आप उसको पे आउट करें। एक्सपोर्ट में जीएसटी कैसे होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जनरली नहीं रहता है जीएसटी, फिर भी जब आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर गवर्नमेंट लगा रही है नहीं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वगैरह में तो जनरली तो एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी केस में आपका होकर के चल सकता है। उसमें अगर आपके पास इनपुट पे कोई भी जीएसटी लगता है तो गवर्नमेंट उसका रिफंड कर देती है। बहुत सारे केस में हो सकता है आपको पे करना पड़े, लेकिन जैसे रिम्बर्समेंट वाला केस देखिए बाद में जैसे आईटी सर्विसेज को बाहर के लोगों को दे रहे हैं तो उसमें जीएसटी क्या? सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का जो है उसमें 6 पॉइंट है, अगर 6 पॉइंट को आप फुलफिल कीजिएगा आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। उसमें है कि जो जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आउटसाइड में होना चाहिए, पैसा आपको दूसरे करेंसी में आना चाहिए, तो सब बहुत सारा क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल कर दीजिएगा तब कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बाहर का आदमी यहीं बैठा बैठा आपको इंडियन करेंसी दे रहा है तो वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। हाँ तो उसमें है आपको डिफाइन कर रखा है, 6 पॉइंट है उसमें, और 6 पॉइंट आप फुलफिल कर दीजिएगा तो एक्सपोर्ट में काउंट कर। थोड़ा बहुत अब पेनाल्टीज वगैरह की बात कर लें। जैसे होता क्या है कि लोग मिस यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मिस यूटिलाइज क्या करते हैं कि हमारे पास आपने इनवॉइस लिया नहीं लेकिन आईटीसी आपको दिखने लगा, आपने गुड्स या सर्विस लिया नहीं इनपुट आपको दिखने लगा, तो इस तरीके का आप गलत आईटीसी लेते हैं, क्योंकि आईटीसी लेने का मतलब इनडायरेक्टली आप बोलिए कि गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करनी, यानी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना, और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही इसलिए बैठा हुआ है कि वो आपसे पैसा कलेक्ट करे। तो आज आप भी सुनते होंगे कि वहां पे 100 करोड़ का आईटीसी मिसयूज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पेनाल्टी लगा कर करके चली। अब इसमें बहुत सारा होगा, जैसे मेकिंग सप्लाई विदाउट इनवॉइस और विद फॉल्स और इनकरेक्ट इनवॉइस। आप सप्लाई कर रहे हैं ना इनवॉइस रेज कर रहे हैं ना कुछ रेज कर रहे हैं,
विदाउट इनवाइस के, या इनवाइस रेज कर रहे हैं, बेचते हैं 1 लाख में, बोलते हैं कि इनवाइस आपको 50,000 का दे देंगे, 50,000 कैश में दे दीजिए, 50,000 अकाउंट में दे दीजिए। तो वो सब वाला केस यहाँ पे रखा गया। इशूइंग एन इनवाइस विदाउट मेकिंग एनी सप्लाई, मतलब कागज पे तो बिल कट गया लेकिन गुड्स कभी पहुंचा नहीं। जैसे गवर्नमेंट टेंडर में होता है ना कि पुल का पेपर तो निकल गया लेकिन पुल तो कभी बना नहीं, बाद में उसका डेंटिंग पेंटिंग का भी खर्चा जाते रहता है। तो वही वाला केस यहाँ पे है कि आपको क्या करना है कि अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया लेकिन गुड्स कभी भेजे ही नहीं, वो कागज पे ही दिखा, तो ये सब केस है जहाँ पे आप गलती करते हैं, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है। नॉट पेइंग टैक्स कलेक्टेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, मतलब क्लाइंट से तो पैसा ले लिए और आपने टैक्स जमा नहीं करवाए, तो 1-2 महीना तो कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है कि कोई कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है 3 महीने तक। मतलब 3 महीने के बाद भी पेमेंट नहीं करना है, जरूर कहीं ना कहीं कुछ आपका दाल में काला है। तो ये सब वाला केस रखा है, एक बार केस देख लेते हैं फिर इस पे पेनाल्टी की बात कर करके चलेंगे। हाँ जी, ये 3 महीने का मतलब कब से टाइम स्टार्ट होता है? जब से आपका पे ड्यू हो जाती है, जैसे आपने अप्रैल में बिल काटा, पे करने का लास्ट डेट है आपका 20 में, 20 में वो आपने पेमेंट नहीं की, वहां से 3 महीना आप काउंट करिए। गवर्नमेंट टैक्स हाँ दे देना, नहीं तो ये सब जो नीचे पढ़ेंगे कि क्या इस पे पेनाल्टी चार्ज कर सकते, टैक्स तो लेगी ही, कभी कभी हमें पेनाल्टी लगता है अच्छा कि टैक्स का 10% मतलब 10% देना पड़ेगा, नहीं, टैक्स तो उसका जो है वो लेगी ही लेगी, साथ में ये भी अमाउंट लेकर के चलेगी। पेनाल्टी मीन्स टैक्स प्लस वो चीज आपसे लेगी। अगर टीडीएस वगैरह है, जीएसटी में भी टीडीएस होता है, तो टीडीएस भी आपको कंफ्यूज करता है, एक टीडीएस होती है वो इनकम टैक्स की होती है, एक टीडीएस जीएसटी की होती है। जनरली टीडीएस वगैरह आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे, स्पेसिफिकली टेंडर वगैरह लेंगे तो आपसे टीडीएस काट लेगी 1% 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी, तो वो आपको वो सब के लिए यहाँ पे टीडीएस टीसीएस आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट सर, इसमें क्या पेनाल्टी लगती है? हाँ वो नीचे आपका है, अभी थोड़ा सा केस देख लेते हैं कि आपको क्या क्या गलती आप करते हैं जिसपे पेनाल्टी होती है। वही है अवेलिंग और यूटिलाइजिंग आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नॉन कलेक्शन और लोअर कलेक्शन ऑफ और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्ट जो किए एट सोर्स, मतलब टीडीएस वाला जो केस होता है। फ्रॉडेंटली ऑब्टेनिंग एनी रिफंड, रिफंड वगैरह आप फॉल्स, आप बीच में आप केस वगैरह देखे होंगे, गलत से क्या ले लिया, रिफंड ले लिया 2-2 करोड़ 20-20 करोड़, डिपार्टमेंट में जाते हैं आप एप्लीकेशन फाइल कर दिए, वहां पे भी आपने सेटिंग कर ली, बाद में जब पेपर ऊपर पहुंचा पता लगा तो फ्रॉड है, तो वो सब वाला भी केस यहाँ पे कंसीडर किया गया। यहाँ पे बिहार में तो जनरली रिफंड का मामला कम देखने को मिलता है, जहाँ पे जनरली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट वगैरह ज्यादा होती है, वहां पे रिफंड का खूब मामला चलता है। और एक होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है कि आप जो गुड्स बेचते हैं उस पर 5% जीएसटी लगती है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उस पर 18% लगता है, तो उस केस में तो आपका इनपुट पड़ा हुआ रह जाएगा, तो उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रखते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको रिफंड दे करके चलती है कि आपका तो आईटीसी पड़ा हुआ रहता है तो आपको रिफंड दे करके चलेंगे। लेकिन हालांकि वैसे भी केस में आजकल रेट बढ़ा करके चल रही है, जैसे पहले फ्लाइस में था 5%, मतलब जो है सीमेंट वाला जो ईट जिसको बोलते हैं उसमें 5% था, और जनरली उसमें आप सीमेंट वगैरह खरीदते हैं तो 28% लगता, तो उस केस में आपको मिलता था, लेकिन आज की डेट में वो भी बढ़ा करके 12%। अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए या कंपनी का डिफॉल्ट हो जाए तो जीएसटी नंबर का क्या होता है? उसका सरेंडर होता है, हम लोग आ जाएंगे उसके थोड़ा सा हट करके फिर हम ये सब जो है जो आप गलत काम करते हैं उस पर जो पेनाल्टी होती है एक बार हम लोग उस पर डिस्कस कर लें। ये देखिए पेनाल्टी है अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, मतलब जो टैक्स आपने चोरी की है वो तो लगेगा ही लगेगा, और 10,000 मतलब जो एक्स्ट्रा आपको बर्डन मिलेगा 10% ऑफ टैक्स नॉट पेड, मतलब जो टैक्स नहीं दिए, पेनाल्टी की बात हो रही है, मतलब जो टैक्स नहीं दिए वो तो आप देंगे ही देंगे, मतलब वो तो सरकार का पैसा है, वो तो आपसे लेगी ही लेगी, साथ में ये भी देना पड़ेगा। क्या 10% ऑफ टैक्स जो आप पेड नहीं किए थे या फिर कम पेड किए थे, और 10,000 विच एवर इज हायर, मतलब जो ज्यादा रहेगा वो आपसे गवर्नमेंट लेकर करके चलेगी। 2 लाख को 20,000, हाँ जी सर, हाँ 2 लाख अगर है तो वो 20,000 रुपया लेगी, अगर 50,000 है तो 5,000 नहीं लेगी,
10,000 रुपया लेकर के। तो वो मतलब एक लगा है कि हाँ गवर्नमेंट आपसे क्या 2-3 हजार रुपया मांगेगी कम से कम तो 10,000। तो ये है बात। जब और आगे बढ़ जाती है, मतलब बात जब बड़े अमाउंट की होती है, तब लोगों को जेल से ज्यादा डर लगता है। तो वो उसका भी प्रोविजन है, जिसका प्रोविजन 132 सेक्शन में बता रहे हैं। मतलब बोलता है कि छोटा मोटा आप टैक्स की चोरी करते हैं तब तो आपको डिपार्टमेंट में बुला कर पैसा मांग लेंगे, आप दे भी देंगे। और जब आप ज्यादा पैसे की चोरी करते हैं तो अब आपका जेल भी जाना पड़ेगा। मतलब लिमिट से हाँ वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले थोड़ा सा बता देते हैं। तो चोरी करते कैसे हैं, ये तो यही लोग बताते हैं कि कैसे कैसे अब होता क्या है ना सर, बहुत सारे साइंटिस्ट होते सर हैं। हमको तो पता ही नहीं है कि कैसे, मतलब हम तो एज एन नॉन सीए पर्सन कभी देखते भी नहीं है कि सीए जो कह रहा है हम मान लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें भी वही अपना है ना कि कम से कम देखिए सर सीए दोनों चीजें बताएंगे, हाँ। टैक्स प्लानिंग के बारे में बताएंगे, टैक्स इम्प्लीकेशंस बताएंगे। अब इम्प्लीकेशन में वही चीज हमने लास्ट सेशन में एक बार बात की थी कि कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप का सवाल ये आता है कि मैम कहाँ तक जेल नहीं जाना है वहां तक। तो वही वाली सर अभी बात कर रहे हैं कि इस लिमिट तक जेल नहीं जाइएगा लेकिन पेनाल्टी लगेगी वाली बात। टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग में 3 डिफरेंसेस होते हैं। मतलब एक टैक्स प्लानिंग होती है कि लॉ को फॉलो करते हुए आप कीजिए, वो प्लानिंग वो अच्छी चीज होती है। और एक होता नहीं कि टैक्स चोरी करना है, क्योंकि हर कोई तो चोरी ही कर रहा है। मतलब जो आपकी तरफ से आता है तो वो सब अलग केस है यहाँ पे। बाकी तो साइंटिस्ट हैं तो वो अच्छी चीज भी कर रहे हैं, बम भी बना रहे हैं, तो वो तो आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। एक सेक्शन 125 है, बोलता है कि बहुत सारा पेनाल्टी होता है, वो मतलब कुछ ऐसा काम कर दिए जो कहीं लॉ में लिखा हुआ ही नहीं है। मतलब आपने ऐसा वर्क कर दिया जीएसटी में जो लॉ मेकर सोच ही नहीं पाए। थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। अभी हालांकि मोदी सरकार को 5,000 निकाली नहीं है। 5,000 हाँ 5,000 का नोट है। वो केवल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। एक गवर्नमेंट इसलिए सेक्शन बनाई है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना तेज हो जाते हैं कि लॉ मेकर जो सोचे भी नहीं होंगे वो काम कर देते हैं। तो फिर लॉ मेकर वैसे के लिए जनरल पेनाल्टी रखते हैं। मतलब जो कहीं नहीं फॉलो किया वो यहाँ फॉलो करेगा, तो कम से कम 25,000 से तो आपसे लेंगे ही लेंगे। तो वो आपको सेक्शन 125 में रखा है। ये देखिए सर, सबसे खतरनाक प्रोविजन यही है। 5,000 बोलता है कि अगर आपने 4 काम किया है, कौन कौन सा? मेकिंग सप्लाई विदाउट इनवॉइस और विथ फॉल्स और इनकरेक्ट इनवॉइस, इशूइंग एन इनवॉइस विदाउट मेकिंग एनी सप्लाई, नॉट पेइंग टैक्स कलेक्टेड a period exceeding 3 months, availing or utilizing ITC without actual receipt of goods or services, और फ्रॉडली आपने ऑब्टेन कर लिया है कोई रिफंड। तो ये सब केस में अगर आपका अमाउंट, मतलब सारे कोई भी केस में अगर आपका अमाउंट, अब देखिए यही वाला, अगर आपका अमाउंट 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो जो आपको नॉन बेलेबल का केस बन कर करके चलता है। मतलब पैसा तो देना ही देना है, आपको बेल भी नहीं मिल कर करके चलेगा। अगर अमाउंट थोड़ा सा कम है तो पैसा दे कर करके आप क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। कितने साल का जेल हो सकता है वो सब आपको साइड में लिखी हुई है। मतलब अगर 5 करोड़ से ज्यादा का आप टैक्स चोरी करते हैं तो 5 साल आपको जाना पड़ेगा। बेल होने का मुश्किल आपको। वाले बाहर घूम रहे हैं। फिर देखिएगा अगर वही अमाउंट 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपका 3 साल हो जाता है। हाँ बेल वगैरह पे आप छूट कर करके आ सकते हैं। फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो वो आपको सारा चीज बता कर करके चला। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा करेंगे कि चोरी कम ही करेंगे, जेल ना जाना पड़े। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लॉ हैं जिसमें आपको 1-2 दिन के लिए तो बंद कर ही सकता है। मतलब आपको शाम को बुलाएगा कि शाम को आइए, पूछते पूछते रात कर देगा और उस समय अरेस्ट करवा देगा। कोर्ट तो कल ही खुलेगी, 1-2 दिन के लिए तो जेल में आपको रख ही सकता है। तो ये सब केस है। सेशन का थोड़ा सा क्रक्स निकाले तो यही निकाले कि अगर हमें बिजनेस के साथ साथ थोड़ी बहुत लॉ की भी जानकारी हो तो हम लोग स्मूथली बिजनेस को रन कर करके चल सकते हैं। नहीं तो होता क्या है कि आप अपने बिजनेस को रन करने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट का जो अभी सिस्टम है वो थोड़ा सा है, मतलब चलता नहीं ठीक है, लेकिन मैसेज टाइम पे भेजता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है।
तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, आप भी कॉल करने लगते हैं कि देखिए बार बार मैसेज आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छापा देने वाला पहुंच है। तो ये सब चीज होती है। तो थोड़ा सा क्या करना है कि आपको कॉम्प्लायंसेज को भी मैनेज कर करके चलना है। आप बोलते हैं कि हमने सीए को तो हायर कर लिया, लॉयर को हायर कर लिया, वो देखते हैं, नहीं वो तो देखते हैं, लेकिन उनके पास आपके जैसे बहुत लोग होते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी सीरियस रह करके चलना है कि हाँ सर हर मंथ हमारी जीएसटी जाती है, तो इस मंथ चली गई है या नहीं गई है। वो फाइल कर देते हैं, फिर भी आपको एक बार पूछ लेना होगा। यानी जिसको बोलते हैं कि थोड़ी सी जागरूकता आपको भी रख कर करके चलनी पड़ेगी। और जब आपका बिजनेस बेदाग चलता है, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि 10 साल बिजनेस की आज तक कोई दाग नहीं लगा, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप अपने बिजनेस के कोर एरिया पे ज्यादा फोकस कर करके चलते हैं। थैंक यू सो मच, यही सेशन था। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ करके चल सकते हैं। डेथ वाला जो केस था, अगर मान लीजिए कि आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, जैसे एक क्वेश्चन था कि हमने प्रोप्राइटरशिप से कंपनी बना ली, अब प्रोप्राइटरशिप में तो काम नहीं है, तो आप वॉलंटरी क्या कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने के बाद एक फाइनल रिटर्न होती है, जीएसटीआर 10 बोलते हैं, उसको फाइल कर दीजिए। गवर्नमेंट आपसे कुछ भी मांग करके नहीं चलेगी, जो भी उस पे आपको इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो सब आप प्रोवाइड कर दीजिए। इवन उसमें आपसे लिखवाया भी जाता है कि अभी तो हम चेक नहीं किए, लेकिन फ्यूचर में अगर आपका ये सब चीज चेक किए और आप पे कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो आप पे कीजिएगा, तो आप उसमें टिक लगाते हैं कि हाँ पे कर देंगे, तभी आपका वो जो आपका सरेंडर वाला रजिस्ट्रेशन होता है वो सरेंडर होकर है। डेथ का केस हो, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है वो सब केस हो, मर्जर का केस हो, तो ये सब केस में आप इस तरीके से सरेंडर करके चल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आपने क्या किया था, एक नाम पे लिया था, रिटर्न फाइल नहीं किए, उसको डिपार्टमेंट ने स्यू मोटो पे कैंसिल कर दिया, आपने दूसरा सोचिएगा कोई बात नहीं कैंसिल करने दीजिए, दूसरा ले लें, सेम पेन रहेगा, कभी नहीं देगी। सबसे पहले उसको क्लोज करवाना पड़ता है तभी मिलता है, नहीं तो फिर आप दूसरा पेन के अलावा कोई अलावा आपके पास चारा नहीं है। कंपनी का डिफॉल्ट में भी सरेंडर करना, सॉरी, कंपनी अगर डिफॉल्ट कर जाती है तो डिफॉल्ट कर जाती है तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट मांगेगा ना कि आपने टैक्स क्यों नहीं दिया, पहले तो टैक्स पे करवाएगी। अगर आपका बिजनेस वगैरह क्लोज हो गया या आप उस जीएसटी नंबर को कैरी नहीं करना चाहते हैं, तो सारा जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप पे कीजिए, देन आप उसको सरेंडर कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 1-8 करोड़ रुपया हो गया, आउटपुट लायबिलिटी अब सरेंडर कर देते, नहीं वो सरेंडर होगा नहीं जब तक वो जीरो लायबिलिटी आपकी है। क्योंकि सराफा बाजार है, ऐसे बहुत सारे केसेस, तो ज्यादातर तो उसमें जीएसटी दिया ही नहीं जाता, तो वो तो करोड़ों में ही होता होगा साल में, तो इसका मतलब क्या रिस्क है और क्या उस पे एक्शन लिया जा सकता जब भी डिपार्टमेंट जागेगी पूरा पीछे से जोड़ कर करके लेगी, जहाँ से लायबिलिटी नहीं, है? जहाँ मतलब जेल भी तो हो सकती है। सॉरी हाँ जेल, वो आपको अमाउंट दिखाए ना, 5 अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा किया है तो उस केस में जो जो भी प्रोविजन है 6 महीना, 3 साल, 5 साल, वो सब आपका होकर करके चले। देखिए चोरी लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सोई हुई है, डिपार्टमेंट का अपना एक वर्क होता है, सिस्टम होता है चीजों को चेक करने का। जब भी वो सिस्टम में आएगा, और जनरली डिपार्टमेंट अपने साथ 8 साल 10 साल का टाइम रखती है, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल से आप वर्क कर रहे हैं तो आप सोचे कि अरे 2 साल तो हो गया गंगा नहा लिए, मतलब टैक्स चोरी कर लिए, वैसी चीज नहीं है। डिपार्टमेंट वाले की टैक्स भी लेगी और आपको 100% तक पेनाल्टी होती है, मतलब जितना टैक्स चोरी किए हैं उतना आपसे वसूलेगी भी। बोलिएगा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, अगर आपके पास पर्सनल असेट होगा उसको सीज करेगी। मतलब जीएसटी में पावर है कि अगर सामने वाला टैक्स पे नहीं कर रहा है तो जितना डीएम का पावर है उतना जीएसटी ऑफिसर के पास पावर आ जाता है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। वो डीएम को चिट्ठी लिखेगा, बोलेगा कि अगर इसका असेट आप अपने ऑफिस में डेटाबेस में चेक कराइए, असेट है, इसको सीज करवा देंगे। तो ये सब पावर जीएसटी ऑफिसर को दे रखा है। वो जेल का भी रिस्क हो। हाँ जेल तो होगा ही। अमाउंट कितना बड़ा है, छोटा मोटा के लिए जेल, सराफा बाजार में तो करोड़ों में ही जाता है। हाँ तो करोड़ों में जाएगा तो जाएगा। 20-30 लाख में सब प्रॉब्लम। क्या चीज, सर पेनाल्टी लगेगी आपको, पेनाल्टी लगेगी नहीं, जेल। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर्स obstructing था officer। उसमें अमाउंट भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, कुछ फॉल्स हाँ इन्फॉर्मेशन हाँ, उसमें अगर जैसे आप आपके यहाँ जीएसटी ऑफिसर आया
आपने टंगड़ी लगा करके उसको गिरा दिया, कुत्ता छोड़ दिया। केस तो नहीं होता है, दिया, पेपर नहीं दिया, anything होता है बहुत पेपर केस इनकम टैक्स में, आप केस सुना होगा, कुत्ता छोड़ देते हैं लोग। तो सब केस में फिर अमाउंट तो बात दूसरी गई, सीधा आपको पकड़ करके ले गए। उसमें फॉल्स रिकॉर्ड भी था ना, फॉल्स रिकॉर्ड सर उसको थोड़ा सा elaborate- फॉल्स रिकॉर्ड मतलब होगा सर, आप सेल कर रहे हैं 10 करोड़ का और दिखा रहे हैं 1 ही करोड़ का। अच्छा, एक चीज है, जैसे हमारा GST तो CA भरेंगे, जी जी, तो ये कंपनी मतलब- डायरेक्टर कैसे? मतलब रिस्पॉन्सिबल सीए होना चाहिए, इंफॉर्मेशन आप बताते हैं। पैसा तो आप ही ना दीजिएगा। वो अपने जेब से थोड़े ना भरेंगे। नहीं ठीक ठीक ठीक, आपके माइंड में क्वेश्चन आया है तो गलत नहीं है। तो होता क्या है कि नहीं दिया उसने, कुछ गलत बीच में कर दिया, क्या किया? नहीं, तो अगर आप इतना कंसर्न है तो उनसे बोलिए कि सर जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल करने से पहले समरी आती है, तो आप समरी मेरे को शेयर कर दीजिए, वही समरी फाइल। तो आप उनको ऐसे बोल सकते। बाकी तो ऐसा कोई है नहीं कि पैसा दुश्मनी रहेगा तभी करेगा कि कुछ और डेटा दे। जनरल जी जी, जनरल क्वेश्चन आपसे हो सकता है, क्योंकि सर वहां पे आप टिक लगाते हो ना, तो वहां पे बताते हो कि मैं ही फाइल कर रहा हूँ, नीचे आप ही का नाम आता है, भले ही वो फाइल करते हैं, नाम आप ही का। तो अगर आपको ये सब चीज रहे तो आप उसको। We'll take last question. ऑनलाइन में फिर आपसे- एक मेरा था जी, GST और IGST, थोड़ा इसको कुछ नहीं, IGST CGST को क्लब कर दीजिए, IGST बन गया। IGST जनरली प्लेस ऑफ बिजनेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पड़ जाती है तो उस केस में IGST लगता है। उसके भी अलग अलग केसेज होते हैं, लेकिन आप सब जिस लेवल पे उस लेवल पे समझिए कि आप बिहार से बाहर सेल कीजिएगा तो आपको IGST लगेगा, बिहार के अंदर सेल कीजिएगा तो CGST और SGST। हालांकि इसमें भी अलग अलग केसेज होते हैं कि सेम भी स्टेट में IGST लगती है, लेकिन वो सब का अलग अलग केस होता है। आप जिस लेवल पे उस लेवल पे यही समझने के लिए काफी है। जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए, कुछ क्वेश्चंस है आपका? दोनों में एक्चुअली यहाँ रेट के समय यदि आप उससे कुछ किसी करना है या फिर एथिकल बेस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या? नहीं, आपको जब भी कोई भी नोटिस मिलेगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किया जाता है। कोई भी आपको नोटिस मिला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा, वो नोटिस ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगी। मतलब आपको नॉर्मल जो लॉ है गवर्नमेंट का, उसमें आपको राइट दिया गया है कि कोई भी आप किसी को नोटिस इशू करें तो एक बार उसकी बात आप सुने, अगर ए अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी जाती है तो वो नोटिस सही मान्य नहीं किया जाएगा, उसको रद्द कर दीजिए। अच्छा, सपोज दैट दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोई एक वर्क लेती है और बिलिंग मतलब ये डिसाइड होता है कि कोई एक पार्टी उनके साथ बिलिंग करेगी, ठीक है, और दूसरी जो पार्टी है वो भी कुछ वर्क उसमें से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसका जो पार्ट है फिर जो फर्स्ट पार्टी जो क्लाइंट से पैसा ली है वो इनको पे करेगी सेकेंड पार्टी को। तो उस केस में क्या GST दोनों? ऐसे जो आप वर्क बोल रहे हैं वो जॉइंट वेंचर में फॉल करेगा। हाँ, मोटा मोटी। बाकी आप बोलिए कि हम लोग आपस में बात कर लिए हैं। नहीं, ऑन रिटेन मैंने बोला कि दोनों मिल करके हाँ, काम किया, मिल करके मतलब ऑन पेपर ही, ऐसा नहीं है कि भर ज्वाइंट वेंचर जब भी आप बनाते हैं सर एक सेपरेट अकाउंट ओपन होती है ज्वाइंट वेंचर। ऐसा कोई मैंडेटरी है क्या सर? कंसोर्टियम या ज्वाइंट वेंचर दोनों, मतलब ऐसा जरूरी है कि अकाउंट अलग होना चाहिए? ज्वाइंट वेंचर तो यही बोलता है सर कि आपको अगर है नहीं तो ज्वाइंट वेंचर में कम से कम नाम तो आप दोनों को यूज कर करके चल सकते हैं, लेकिन जो भी उस पर वर्क कर करके चलिएगा। जनरली वर्क कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा खूब देखने को मिलता है, जो गवर्नमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बड़ा बड़ा वर्क देती है उसमें आपको ज्वाइंट वेंचर का केस, तो उस केस में तो हम लोगों ने देखा है कि लोग सेपरेट GST भी नंबर लेकर के चलते हैं। हाँ, ये लेकिन ये मैंडेटरी है क्या? सर दो तरीके नंबर से हो सेपरेट सकता लेना है। है? कंसोर्शियम अगर बनता है तो उस केस में एक लीड हाँ, पार्टनर कॉन्ट्रैक्टर होगा या लीड पार्टनर होगा, जी। तो जो बिलिंग होगी वो उनके नाम पे होगी। मेरा वही बोलना, मेरा वही दूसरा उसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली होता है प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है उसमें कई बार, कि डायरेक्टली हमने जो भी सर्विसेज रेंडर की है वो किसी और के बिहाफ पे की है, तो जो पेमेंट मुझे हो रही है इज नॉट माई पेमेंट, आई एम टेकिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, तो वो मुझे अपने टैक्सेबल इनवॉइस में मुझे उस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। वो इनवॉइसिंग के समय ही मुझे उस चीज को प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज GST ओवर लग जाएगा एक ही चीज के ऊपर में।
ये तो जो हम लोग मतलब दो पार्टी के आपस में जो कंसोर्टियम के लिए जो एग्रीमेंट होंगे दोनों के बीच में, उसमें तो दोनों का प्रोफाइल मतलब जो भी वर्क रहेगा वो डिफाइन रहेगा। हाँ। तो पार्ट को तो एक ही पार्टी बिलिंग करेगी, जो एक लीड ही पार्टी पार्टनर है वही बिलिंग करेगी, तो पेमेंट तो सारा उनके पास ही आएगा। तो जो सेकेंड पार्टी है उनको उनका कुछ पार्ट होगा वो जब work पेमेंट उनसे रिसीव करेंगे, लाइक हाँ। अगर वो इनवॉइस कर रहे हैं सेकंड पार्टी को या फिजिकल जो रहेंगे उनको, अगर वो इनवॉइस करते हैं तो जो भी इनवॉइस वो रेस करें उसकी इनपुट सामने वाला पार्टी क्लेम करेगा। हमने जो इसमें रेवेन्यू रिसीव किया उस रेवेन्यू में इन टोटालिटी मैंने जीएसटी पे किया, जो भी मेरे पास जीएसटी आया इन टोटालिटी आया, उसका कुछ एक पोर्शन सामने वाले ने किया है, जो हमारा सब्सिडरी होगा वो उसने एक पोर्शन किया, वो मुझे एक इनवॉइस रेस करेगा ऑफ दैट पोर्शन ऑफ सर्विस, उसमें वो अपना जीएसटी लगाएगा। इनवॉइस तो जैसे रेज होगा तो जैसे वैसा जीएसटी होगा, मतलब तो वो जीएसटी इंक्लूड करके ही उनको जीएसटी यहाँ तो करके दो होगा। दो बार जीएसटी नहीं नहीं, सो आप इनपुट ले लेंगे ना, आप अपने तरफ से उसका इनपुट ले लेंगे, क्योंकि आप इन सर्विस रेंडर करने के लिए उन्हें जीएसटी पे कर रहे हैं। बट मतलब जीएसटी दोनों करे। Either way, वही चीज मैं कह रही हूँ सर, या तो हम इस तरीके से करें कि दोनों एक एक इनवॉइस रेस करें, एक सप्लायर एक जो मेरा सर्विस रेसिपिएंट है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो उनको इनवॉइस रेस करे, और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो मुझे इनवॉइस रेस करे। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है जहां पे हम लोग प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है सर, लेकिन वही चीज है कि एक ही इनवॉइस हो रहा है, हमने जेबी नहीं फॉर्म किया है। अगर हम जेबी फॉर्म कर लेते हैं, एक अलग एंटिटी, एक अलग पैन हम ले लेते हैं, तब तो हमारे पास एक पैन आएगा जिसपे हम, जो सर बता रहे थे कि कैजुअल टैक्स पेयर वाली बात थी कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमने वो जेबी फॉर्म किया है, हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, तो एक उस तरीके से हो सकता है। कंसोर्शियम के केस में तो वो कोई जरूरत नहीं है कि हम अलग से अकाउंट या जीएसटी ले, उसमें तो एक एग्रीमेंट पे भी वर्क हो जाता है। हाँ, वो ले आपका कितना बड़ा वर्क है उस पे भी डिपेंड करता है। हाँ वो तो Joint दोनों venture। का केस अलग ही है कि वो मतलब वर्क कितने अमाउंट जैसे का है आपका उसमें। कहना था कि हम कुछ खर्चा हम किए, कुछ खर्चा वो किए, तो कुछ खर्चा बिलिंग हम। जो हुआ वो फर्स्ट पार्टी के तरफ से हुआ, तो वो टोटल पैसा तो उनके अकाउंट में हुआ। ऑन पेपर हम दोनों हैं, तो जो मेरा जो वर्क था उसके वजह में भी मेरा कुछ पेमेंट बनता है, तो वो आपस में डिसाइडेड यही है कि आप बिलिंग करेंगे, क्लाइंट से आपके पास आया, और मेरा जो बनेगा वो आप मुझे दे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उस केस में जब मैं बिलिंग करूंगा इनको, तो अपना जीएसटी में हाँ हाँ, आपको भी इनपुट मिल जाएगा, मतलब आप जो अगर कुछ खर्चा किए होंगे तो उस पे, नहीं तो उनको तो इनपुट मिल करके चल ही रहा है जो आपको जीएसटी। HUF के केस में कैसे करता है जीएसटी? सॉरी, HUF के केस में इन द यूनाइटेड स्टेट्स अनडिवाइडेड HUF के केस में सेम ही इन दो सेम ही केस वैसा है, कुछ, उसकी पैन अलग होती है। उसकी पैन अलग होती है ना, तो पैन में उसका काम से आएगा केस। Thank you so much. So थैंक यू सो मच नीतीश जी, आपने बहुत ही सरल और सुगम शब्दों में इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बताया। I mean, sometimes turning complexities into simplicities is an art. So one can learn from both of you. So thank you so much. It's so good to see, I mean, happy faces, curious faces, full of zeal and enthusiasm. और मेरी तरफ से I have a wish, and that wish is that all of you should have roaring success, including these experts. All of you look to be very young, and you are young indeed. So you have a long way to go. तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो फॉर एग्जांपल लॉ को इवेट करने की बात अगर हम करते हैं ना, तो जो एक बाउंड्री है ना, बाउंड्री लाइन जो है ना लॉ एंड रेगुलेशंस की, दूसरे ने अगर कुछ गलती की, बहुत आगे बढ़ गया, बहुत पैसे उसने बचा लिए, डोंट गेट टेम्प्टेड बाय दोस थिंग्स। आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। उस रूल्स रेगुलेशन के साथ आगे बढ़े, 100% सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। सो नो इश्यूज। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। अपने एक्सपर्ट्स के लिए कुछ तो है पल्लवी जी, हम लोगों की तरफ से, पूरे Thank you, sir. परिवार की तरफ से। थैंक यू सर। परिवार की तरफ से आपको थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। Yeah.